सो यहाँ पर जो फोर्स थी वो हो गई हमारी यूनिफॉर्म फोर्स के लिए। यहाँ पर ये फोर्स थी हमारी कांस्टेंट। तो ये बहुत इजी वे में हम एरिया निकाल पा रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं हम इंटीग्रेट कर पा रहे हैं इस चीज़ को। अब लेट्स से कि हमारी जो फोर्स थी वो हो जाती नॉन यूनिफॉर्म किसी भी तरीके से। लेट्स से कि हमने कभी ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कभी कम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो कुछ ग्राफ लेट्स से फोर्स का वेरी करता रहता है। इस तरीके से वेरी कर रही थी हमारी फोर्स लेट्स से। और ये पोजीशन यहाँ पर है हमारी कुछ, ये पॉइंट है ए, यहाँ पॉइंट है बी। अब मुझे एरिया निकालना है। सो अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई कि अब हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये जो फिगर है ये तो काफ़ी अनयूजुअल सी फिगर है कि ना ये रेक्टेंगल बन रहा है ना ट्राइंगल बन रहा है। तो इसका एरिया किस तरीके से निकालेंगे? तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है? समेशन होता है, सम कर देते हैं हम बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ फिगर्स का, तो वो जोड़कर हमारे पास जो एरिया आता है वो होता है टोटल एरिया। तो उसी जोड़ को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। सो इतना ये चीज़ आप नोट डाउन कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम नेक्स्ट उस पर मूव कर सकें, नेक्स्ट टॉपिक पे। होप सो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो हम इसे डिटेल में अब स्टडी करते हैं कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। सो मेरे पास ये एक ग्राफ था फोर्स के बीच में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। सो मेरे पास ये कुछ वेरी कर रही है यहाँ पे फोर्स, और ये जो पॉइंट है मेरे पास और ये वाला पॉइंट, लेट्स से ये वाला पॉइंट है मेरे पास एक्स नॉट, और ये कुछ बहुत दूर मेरे पास पॉइंट है एक्स एन करके कुछ है। अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे अब इसका इंटीग्रेशन करना है, लेट्स से मैं यहाँ पे एक पतली सी स्ट्रिप मान लेता हूँ। ये एक स्ट्रिप ले ली मैंने, बहुत पतली स्ट्रिप है ये। तो मैं इस स्ट्रिप को लेट्स से एक रेक्टेंगल कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि ये एक रेक्टेंगल की तरह ही है। अब यहाँ पर लेट्स से ये जो इधर वाला डिस्टेंस है लेफ्ट वाला, ये है एक्स, कुछ भी ले लेते हैं। लेट्स से कि ये वाला डिस्टेंस है मेरे पास एक्स आई माइनस वन, और ये वाला डिस्टेंस इधर वाला है पॉइंट एक्स आई। तो अगर मैं देखूं इस स्ट्रिप की विड्थ कितनी हो जाएगी, इस स्ट्रिप की विड्थ होगी एक्स आई माइनस ऑफ एक्स आई माइनस वन। ये स्ट्रिप की विड्थ आ गई। अब मुझे देखनी है कि स्ट्रिप की लेंथ कितनी है। लेंथ कितनी हो जाएगी, ये यहाँ पर इस पॉइंट पर जो फोर्स लग रही है, लेट्स से यहाँ पर फोर्स लग रही है एफ आई। अब आप सोचेंगे कि अब एक्स आई माइनस वन कोई पॉइंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फोर्स लगनी चाहिए वो लगनी चाहिए एफ आई माइनस वन। और अगर मेरे पास कोई पॉइंट है एक्स आई तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स लगनी चाहिए एफ आई। तो ये जो पॉइंट है ये इतने क्लोज हैं कि फर्क नहीं पड़ता कि फोर्स एफ आई माइनस वन हो या एफ आई हो, क्योंकि बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में चेंज आएगा। इसलिए लेट से हम ले लेते हैं कि फोर्स लग रही है एफ आई सिंप्लिसिटी के लिए। सो लेंथ हो जाती है अपनी एफ आई। अब मुझे इस स्ट्रिप का अगर मैं वर्क डन निकालूंगा, ये जो मैंने स्ट्रिप कंसीडर करी है, तो इस स्ट्रिप का वर्क डन कितना आएगा? सो बेसिकली स्ट्रिप का वर्क डन आ जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अपनी ये लेंथ के इक्वल हो जाएगी एफ आई, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे ये जो विड्थ है इसके इक्वल, तो हो जाएगा एक्स आई माइनस ऑफ एक्स आई माइनस वन। सो मेरे पास ये जो वर्क डन आया है ये आया है इस बेसिकली एक छोटी सी स्ट्रिप का। सो ये बोल सकते हैं कि ये एरिया ही है। इसे मैं लेट्स से अभी के लिए स्मॉल चेंज डेल ए आई से डिनोट कर देता हूँ। मतलब ये मेरे पास टोटल वर्क डन नहीं आया है। एक मिनट। सो इसको इरेज कर देते हैं अभी। तो मेरे पास जो है ये अभी टोटल वर्क डन तो नहीं आया, ये एक छोटा सा एरिया है डेल ए आई। अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने जब इस डायग्राम को, इस फिगर को, या जो भी अपने पास कर्व है, इसको मैंने स्मॉल स्मॉल नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देता हूँ। लेट्स से मेरे पास बहुत सारी स्ट्रिप्स हैं छोटी छोटी, मैंने इसको डिवाइड कर दिया इनफाइनाइट नंबर स्ट्रिप्स में, एन इक्वल टू इन्फिनिटी तक ये एक्सटेंड कर रही है इस तरीके से। तो अभी मैंने यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रिप का एरिया फाइंड आउट किया। अब मुझे क्या करना है, मुझे बहुत सारी ये जो स्ट्रिप्स हैं सभी का एरिया फाइंड आउट करना है। सो बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं इसको समेशन कर दूंगा, कहाँ से लेके आई इक्वल टू वन से लेके एन तक, क्योंकि आई इक्वल टू वन से लेके एन तक ही जा रहा है। और मेरे पास जो फोर्स हो जाएगी वो हो जाएगी एफ एक्स आई, और जो डिस्प्लेसमेंट जितना मूव करेगा, किसने टोटल डिस्टेंस कितना मूव किया, वो हो जाएगा एक्स एन माइनस एक्स नॉट, या ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे हो जाएगा डेल एक्स। तो मेरे पास ये टोटल एरिया आ जाएगा। सो ये समेशन क्या होता है कि हम जो सम ले रहे हैं इसका आई इक्वल टू वन से एन तक। ये आपने स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि हम जो टोटल सम निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो वही हमने यहाँ यूज किया है कि एक्स इक्वल टू आई इक्वल टू वन से एन तक जा रहा है, और जो फोर्स है वो हमने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर ले लिए, और डेल एक्स क्या है, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा एक्स एन माइनस एक्स नॉट। सो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है कि अपने पास जो टोटल एरिया था वो निकल कर आ चुका है। और यहाँ पर ये जो एन है ये इन्फिनिटी है, मतलब बहुत छोटी छोटी स्ट्रिप्स हैं हमारे पास यहाँ पर। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ओके, सो नो डाउट। सो अब हम क्या करते हैं, लेट्स से कि मेरे पास ये जो एक्स नॉट था,
ये मेरे पास था a और ये जो xn था ये मेरे पास है b। तो अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ कि ये जो हम समेशन साइन है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं इंटीग्रेशन साइन से, क्योंकि मैंने बताया था कि जो इंटीग्रेशन साइन है उसका मतलब होता है कि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं छोटी छोटी स्ट्रिप्स को एक बड़ी एरिया फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो टोटल एरिया था, ये जो समेशन साइन है इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ एक इंटीग्रेशन साइन के साथ इस तरीके से, और ये हो जाएगा एफ एक्स आई डेल एक्स। अब इस चीज़ का क्या मतलब है यहाँ पे, इस चीज़ का मतलब है कि मैं इंटीग्रेट तो कर रहा हूँ एफ एक्स आई को, लेकिन कहाँ से कहाँ तक कर रहा हूँ, मेरे पास ये कर्व है। अब ये जितना भी कर्व एक्सटेंड कर रहा है इसका मतलब है यहाँ पे ये जो मैंने ये चीज़ लिखी है कि मैं ये जहाँ से जहाँ तक भी एक्सटेंड कर रहा है मैं टोटल एरिया निकाल रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे स्पेसिफिकली एरिया चाहिए ए से लेकर बी तक का बस, तो मैं इसे क्या करूँगा, यहाँ पर लिमिट्स लगाता हूँ मैं कि मुझे ए से लेकर चाहिए बी तक। तो सिंपल मैं उस चीज़ से डिनोट कर देता हूँ। तो यही होता है हमारा बेसिकली इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन की सबसे बढ़िया बात यह है कि ये इन्वर्स होता है डिफरेंशिएशन का, कि जो भी डिफरेंशिएशन में हमने किया अगर हम उसका उल्टा कर देंगे तो वो हो जाएगा अपने पास इंटीग्रेशन। तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लो आप। यस ज्योति, आप जो है कैलकुलस को मैथमेटिक्स क्लास में पढ़ेंगे सेपरेटली। ये एक क्लास 12th में एक टॉपिक आता है इंटीग्रेशन का, वहाँ पे आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। और क्लास 11th में एक लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर आएगा मैथमेटिक्स में, वहाँ पे आप डिफरेंशिएशन भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बस हम बेसिक पढ़ रहे हैं जो क्लास 11th में फिजिक्स में यूज़ होगा। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया था इस वाली फिगर में कि मैंने यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई करी थी, तो इसको हम बोल देते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। और अगर मैं यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई नहीं करता तो ये हो जाता मेरे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल। सो यही डिफरेंस होता है डेफिनेट और इनडेफिनेट में, कि अगर मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूँ तो बन जाता है डेफिनेट इंटीग्रल, और अगर मैं लिमिट्स हटा देता हूँ, अगर मैं इसे इस तरीके से लिखूंगा एफ एक्स आई डेल एक्स, तो ये हो जाएगा इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो अब हमने ये भी पढ़ा कि ये डिफरेंशिएशन का एकदम उल्टा होता है, तो हम इसे किस तरीके से देख सकते हैं। तो लेट से मेरे पास कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, उसे मैं लिख सकता हूँ वो डिफरेंशिएशन है जी एक्स का। कोई दूसरा फंक्शन है जी एक्स, उसको मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे पास आ गया एफ एक्स। तो अब इसका अगर मैं उल्टा कर दूं, यानी कि अगर मैं अब एफ एक्स का इंटीग्रेशन ले लूं तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे पास वापस से जी एक्स आना चाहिए। तो यही होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ले रहा हूँ एफ एक्स का विद डी एक्स, तो ये मेरे पास आना चाहिए जी एक्स। तो एक प्रॉपर्टी होती है कि जो इंटीग्रेशन है वो उल्टा इन्वर्स होता है डिफरेंशिएशन का, वो इसका मतलब यही है। सो अब अगर मैं यहाँ पे भी लिमिट्स अप्लाई कर देता हूँ कि एफ एक्स डॉट डी एक्स है यहाँ पे, और मैं इसे ए से बी तक इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो मैं इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, किस तरीके से लिख सकता हूँ। अगर ये मेरे पास इंटीग्रेशन आ जाता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं और बाद में लिमिट्स अप्लाई करते हैं। एफ एक्स का इंटीग्रेशन आ गया था जी एक्स, तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लिमिट्स अप्लाई कर देता हूँ बी से ए तक, और मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ जी, इसमें वैल्यू ऑफ पुट कर देंगे जी बी माइनस जी ए। सो जो डेफिनेट इंटीग्रल है उससे हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा एक न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी अपने पास निकल कर। और जो इनडेफिनेट इंटीग्रल है उससे हमारे पास एक फंक्शन निकल कर आता है जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि जी एक्स एक फंक्शन है। अब इनडेफिनेट में तो मैं वहाँ लिमिट अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तो वो एक मेरे पास एक फंक्शन निकल कर आएगा। लेकिन अगर मेरे पास अब डेफिनेट है, मैंने वहाँ पे लिमिट्स अप्लाई कर दी, वैल्यू पुट कर दी, तो मेरे पास एक न्यूमेरिक वैल्यू निकल कर आएगी। सो जिस तरीके से हमने डिफरेंशिएशन में कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसी तरीके से इंटीग्रेशन में भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है एक्स रेज टू पावर एन, और मैं उसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ विद डी एक्स, और इस तरीके से, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। सी यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है जो कि आती है, क्योंकि अगर मैंने अभी जैसे बात करी कि इंटीग्रेशन इन्वर्स है डिफरेंशिएशन का, तो अगर मैं यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो वापस से मेरे पास ये आएगा। वो किस तरीके से, अगर मेरे पास एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन है, सबसे पहले एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन एक कॉन्स्टेंट टर्म है, तो इसमें इसे मैं बाहर लिख लेता हूँ। और अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो मेरे पास डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला होता है एक्स रेज टू पावर एन का, कि एन डॉट एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पर n मेरे पास n प्लस वन है, तो मैं इसे n प्लस वन लिख लेता हूँ, और डॉट एक्स रेज टू पावर n प्लस वन माइनस वन, इस तरीके से आ जाएगा। और जो दूसरी टर्म है मुझे इसका भी डिफरेंशिएशन करना है, तो c का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो ये मेरे पास आ जाएगा n प्लस वन से n प्लस वन कट जाएगा एक्स रेज टू पावर n। तो मेरे पास यही वाली टर्म आ गई डिफरेंशिएट कर कर इसका, और अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो मेरे पास ये आ जाता है। तो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका यूज़ करते हैं हम काफ़ी। कुछ प्रॉपर्टीज और हैं, जैसे कि अब मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है लेट्स से cos x,
और इसका मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो वो मेरे पास आएगा sin x प्लस सी लिखना जरूर याद रखना है हमें कि हर इंडिफिनिट इंटीग्रल के साथ प्लस सी आएगा, लेकिन अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं तो ऑब्वियसली वो कट जाता है बाद में जब हम इसमें लिमिट्स अप्लाई करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जैसे साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो वो आता है मेरे पास cos x। तो सिमिलरली अगर मैं cos x का इंटीग्रेशन करता हूँ तो वो आता है मेरे पास sin x। तो मेरे पास सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड, इसमें हम लिख सकते हैं कि अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ sin x का तो वो आता है माइनस ऑफ cos x और प्लस सी। तो वो भी इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर मैं cos x का डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो वो आता है मेरे पास sin x। तो अगर मैं माइनस ऑफ sin x, अगर मैं sin x का इंटीग्रेशन करूँगा तो माइनस साइन उधर चला जाएगा और ये हो जाएगा माइनस ऑफ cos x। इसी तरीके से अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ sec स्क्वायर x का तो वो आता है मेरे पास सिंपल tan x प्लस सी, क्योंकि tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x आता है। इसी तरीके से काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट्स में मैंने राउंड राउंड करके प्रॉपर्टीज लिखी हैं, यही बेसिकली काम आएंगे फिजिक्स में। तो बाकी मैथमेटिक्स में आप और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे उसमें। सो इसका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो। अभी हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन के ऊपर। तो लेट्स से मैं यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर मुझे अब इंटीग्रेशन करना है x रेज़ टू पावर 6 विद रिस्पेक्ट टू dx। तो इसका आंसर आप सॉल्व कर कर बताइए क्या आएगा। सर x टू दी पावर 7/7। आंसर इज करेक्ट। तो ये किस तरीके से आएगा, सिंपल हम यहाँ पर x रेज टू पावर n है उसका हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देंगे रिस्पेक्ट टू dx। तो ये हो जाएगा x रेज टू पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। तो यहाँ पर हमने n की वैल्यू 6 है तो यहाँ पर रख देंगे, तो हो जाएगा x रेज टू पावर 6 प्लस वन अपॉन 6 प्लस वन प्लस सी। तो हो जाएगा मेरे पास x रेज टू पावर 7 अपॉन 7 प्लस सी। इस तरीके से तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, इंटीग्रेट x रेज टू पावर -2 विद रिस्पेक्ट टू dx। सर x टू दी पावर -1/-1। आंसर इज करेक्ट। तो ये भी देख लेते हैं सिंपल किस तरीके से करना है, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे। n यहाँ पर -2 है तो हो जाएगा x रेज टू पावर -2 प्लस वन अपॉन -2 प्लस वन प्लस सी। तो ये हो जाएगा मेरे पास x रेज टू पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी। सो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि अब अगर मुझे इंटीग्रेट करना है रूट ऑफ x रेज टू पावर 5 dx विद रिस्पेक्ट टू dx, इसका इंटीग्रेशन। सर रूट ऑफ x टू दी पावर 6/6। नहीं, वो इस तरीके से फाइंड आउट नहीं करते हैं हम इसका इंटीग्रेशन। अभी हम देखते हैं इसको किस तरीके से निकालना है। सर x की पावर 7/2 इंटू 2/7। हाँ, ये आंसर सही है। सो इसे देखते हैं हम यहाँ पे किस तरीके से इस आंसर को लिखते हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन में ऐसे लिख देता हूँ अभी के लिए, और ये x रेज टू पावर 5 है। अब ये जो रूट है ये बेसिकली यहाँ पर इस तरीके से 1/2 की यहाँ पे मल्टीप्लायर के साथ पहुँच जाएगा ऊपर, और dx यहाँ पे आ जाएगा। तो हो जाएगा मेरे पास x रेज टू पावर 5/2। ये समझ में आया आप लोगों को? और फिर हम यहाँ पर बेसिकली यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सूरज, समझ में आया ये आपको? यस सर, आ गया। है ना? तो यहाँ पर ये सिंपल ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा x रेज टू पावर 5/2 प्लस वन अपॉन 5/2 प्लस वन, और ये हो जाएगा x रेज टू पावर 7/2 अपॉन 7/2 यानी कि 2/7। इस तरीके से हो गया, और प्लस सी तो भूलना ही नहीं है। फिर एक और सर क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं होगा तब भी सी लिखेंगे? अगर अगर हमारे पास कांस्टेंट है या नहीं है तब भी हमें सी लिखना है इनडेफिनेट इंटीग्रल के केस में। लेकिन अगर अपने पास तो डेफिनेट इंटीग्रल है, यानी कि वो आप मैथ्स में पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। हम क्या करते हैं यहाँ लिमिट पे दी है। लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं 1 से 2 या फिर 2 से 3। तो यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई हो जाएंगी और फिर वो सी अपने आप सब्ट्रैक्शन में मतलब कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है सर, थैंक यू। सो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पर, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर एक क्वेश्चन कि अब मुझे इंटीग्रेट करना है sin x अपॉन cos स्क्वायर x का। ये करिए सवाल।
और अगर ये हो जाए तो फिर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रेट करना है हमें cot x डॉट साइन एक्स cot x अपॉन साइन एक्स का तो फर्स्ट वाले का sec x है, फर्स्ट वाले का sec x है, सेकंड वाले का सेकंड वाले का है माइनस cot x, माइनस 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 cot x, cosec x। cosec x। सो ये हम देख लेते हैं हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसे। सो हम ये जो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है इसको हम डिवाइड कर लेते हैं इस तरीके से कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स और ये हो जाएगा यहाँ पे डी एक्स। सो हम इसे क्या कर लेते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को एक टर्म लिख लेते हैं और 1 अपॉन कॉस एक्स को यहाँ पर एक टर्म लिख लेते हैं। तो मेरे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर ये मेरे पास इजीली एक फॉर्मूला ही बन गया जो हमने अभी पढ़ा था यहाँ पर कि सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है सेक एक्स प्लस सी, तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी होगा, इसको भी हम चेंज कर लेंगे यहाँ पर। तो ये तो सिंपल कॉट एक्स है और मल्टीप्लाई में 1 अपॉन साइन एक्स है। सो इसको हम लिख लेते हैं कॉट एक्स और कोसेक एक्स डी एक्स। तो ये भी एक फॉर्मूला ही बन जाता है ये जो हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ कोसेक एक्स प्लस सी। ओके, सो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर हमें इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को, सर इज इट माइनस cot x? माइनस कॉट एक्स सही आंसर है। सो सिंपल इसे हम कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसे कॉस एक्स स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और ये अपने पास एक फॉर्मूला ही होता है कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन भी सीख लिया, इंटीग्रेशन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स भी कर लिए हैं जो फिजिक्स में काम आएंगे। सो हम स्टार्ट कर लेते हैं फिर आज चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सर हम आज से इस चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे आज से स्टार्ट कर देते हैं। और सर ये एंड कितने टाइम में हो जाएगा? एंड हो जाएगा ये नेक्स्ट वीक तक हो जाना चाहिए। अच्छा सर, वो Next- दीपांशु सर बोल रहे थे कि इस बार से फिजिक्स की क्लासेस थोड़ी बढ़ जाएगी वीक में। हाँ हो सकता है फिजिक्स की क्लास बढ़ जाए क्योंकि फिजिक्स का सिलेबस काफ़ी है और हम लेट स्टार्ट कर रहे हैं। सर अभी तो केमिस्ट्री की भी स्टार्ट होगी ना? हाँ केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट होंगी, वो भी आपको इन्फॉर्म कर दी जाएंगी कब होंगी, वो भी हो सकता है वीक में स्टार्ट हो जाए। सो आप लोगों का स्कूल किस टाइम से किस टाइम होता है? सर क्लासेस चल रही है आजकल तो ऑनलाइन। अच्छा ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो आप लोग फ्री किस टाइम होते हो, मतलब सुबह या शाम किस समय? सर शाम के टाइम पे ज्यादा फ्री रहते हैं, सुबह के टाइम पे तो क्लासेस चलती है। अच्छा ठीक है, फिर तो डिस्कस कर लेंगे हम लोग जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगी उससे पहले। ओके सर। ओके, सो मोशंस तो आप सब लोग जानते हो कि यूनिवर्स में हर चीज़ जो है मोशन में ही है। जैसे सन भी एक गैलेक्सी में मूव कर रहा है, कोई भी एरोप्लेन उड़ता है वो भी एक मोशन में ही जा रहा है। तो मोशन जो है बहुत कॉमन है हर किसी के लिए। सो मोशन एग्जैक्टली है क्या? मोशन में हम क्या कर देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसकी जो पोजीशन है वो चेंज कर रही है टाइम के हिसाब से। तो अगर मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट का एक कुछ टाइम बाद मूव कर कर यहाँ पे आ गया तो हम बेसिकली बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। सो यहाँ पर इस चैप्टर में मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम जो पढ़ेंगे वो बेसिकली पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सो उसे हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन भी बोल देते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन के लिए हम कोई सिंपल एक एक्सिस ले लेते हैं या तो कोई भी एक्सिस ले सकते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस रेफरेंस के लिए। सो एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास ये और कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहा है, तो वही हम यहाँ पर पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और यहाँ पर हम जो है रिलेटिव वेलोसिटी इन सब चीज़ों के कंसेप्ट भी पढ़ेंगे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रिलेटिवली मूव कर रहा है नेचर में किसी एक दूसरे के रिलेटिव में, लेट्स से कि अगर मेरे पास एक कार है, कार के अंदर 2 लोग बैठे हुए हैं और एक पर्सन है बाहर। तो अब कार जो मूव कर रही है और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो अगर ये वाला जो पर्सन है वो देखेगा कि ये 2 लोग भी मूव कर रहे हैं कार के साथ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन अगर मैं एक पर्सन हूँ कार में जो बैठा हूँ तो मैं देखूंगा कि मेरे जो बगल वाला पर्सन है वो तो आराम से बैठा हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रिलेटिवली किस तरीके से जो वेलोसिटी है वो 2 पर्सन्स की चेंज हो रही है। तो यहाँ पर जो अगर मैं बाहर वाला पर्सन हूँ तो मैं देख रहा हूँ ग्राउंड के रिलेटिव में कि ये दोनों पर्सन्स की वेलोसिटी जो है चेंज हो रही है। लेकिन अगर मैं कार के अंदर बैठा हुआ वाला पर्सन हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि रिलेटिवली कार के रेस्पेक्ट में जो दूसरा पर्सन है वो मूव नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम वो भी देखेंगे।
और चैप्टर में कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देख लेंगे कि किस तरीके से जो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है उसे हम नेग्लेक्ट कर कर चलते हैं डिस्टेंस के हिसाब से। अब लेट्स से कि कोई गाड़ी है मेरे पास, उसे जाना है 300 मीटर दूर। अब 300 मीटर दूर के लिए हम गाड़ी इतनी बड़ी तो नहीं लेंगे, क्योंकि फिजिक्स में क्या होगा कि फिर वो डिस्टेंस भी देख लेंगे कि b माइनस ए है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर कर चलते हैं कि ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है हम इसे ले लेंगे, तो ये आराम से एक पॉइंट पर ही वैलिड है, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स की स्पेस नहीं खा रहा है। और बेसिकली हम यहाँ पर देखते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या होता है कि जो मोशन है हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इस तरीके से कि वो मोशन उस बॉडी का हो रहा है, ना कि हम ये देख रहे हैं कि मोशन कौन प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है, हम फोर्स वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहे जो कि डायनेमिक्स में आ जाता है। हम यहाँ पर सिंपली काइनेमेटिक्स लेकर चल रहे हैं कि अगर कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो बस मूव कर रहा है, हम ये नहीं देख रहे वो उसके पीछे रीजन क्या है उसके मूवमेंट का। ओके, सो यहाँ पर हम बेसिकली 3 चीजें पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे सबसे पहले पोजीशन, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट। सो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन से आप क्या समझते हैं, बताएगा कोई? सर वो पॉइंट जहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। वो आप उसे किस रेस्पेक्ट में देख रहे हो कि कहाँ पर है? कोई ऐसा पॉइंट होगा ना जिसके रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। तो लेट्स से कि मेरे पास ये एक एक्सिस है, मैंने नंबर लाइन ही ले ली कि मेरे पास ये एक ओरिजिन है और यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं 2, 4, 6, 8 या फिर 10। इसी तरीके से यहाँ पे नेगेटिव में वैल्यूज होती हैं, -4, -6, -8। तो अगर अब मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स से वो इस पॉइंट पर रखा हुआ है 6 पॉइंट पर, तो अब मुझे पता है पोजीशन है किसी ऑब्जेक्ट की, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में पोजीशन? तो मैं जो 6 वैल्यू बता पा रहा हूँ ये बता रहा हूँ इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन है यहाँ से 6, जो भी इसकी यूनिट्स हैं। लेट्स से अगर ये 6 मीटर है तो वो ऑब्जेक्ट जो है 6 मीटर दूर रखा हुआ है ओरिजिन से। ये जो ओरिजिन है ये होता है अपने पास रेफरेंस पॉइंट, और ये जो ऑब्जेक्ट जहाँ पर रखा हुआ है ये होती है अपने पास उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये जो पोजीशन है हमारे पास, इसको मैंने जैसे बताया कि कोई भी एक्सिस के अलोंग मेजर करते हैं। अगर क्योंकि हम इस चैप्टर में स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं तो वो जो एक्सिस होगी वो अपने पास एक सिंगल एक्सिस लेकर चलेंगे। वो एक्स एक्सिस भी हो सकती है, वाई एक्सिस भी हो सकती है, या फिर वो जेड एक्सिस भी हो सकती है। और अगर हम इसी पोजीशन को टाइम के साथ क्लब कर देते हैं या फिर टाइम के साथ इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम जोड़ देते हैं तो उसी को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे मैंने यहाँ पर एक कार वाला एग्जांपल लिया था कि एक पर्सन बाहर है और वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देख रहा है कि एक कार मूव कर रही है और कार के अंदर जो 2 पर्सन्स बैठे हुए हैं वो भी मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस था वो था ग्राउंड। मैं क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कार को देख रहा हूँ कि कार चल रही है, कुछ वेलोसिटी के साथ चल रही है ऑब्वियसली। अब अगर मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चेंज करता हूँ, मैं जो कार का जो अंदर वाला पर्सन है वो बन जाता हूँ। अब मैंने क्या किया, अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड को छोड़ करके कार ले ली फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर मैं कार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात करूंगा तो जो दूसरा पर्सन है वो रेस्ट में है और जो फर्स्ट पर्सन है वो भी मेरा रेस्ट में है। इस तरीके से मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पर समझ सकता हूँ। ये चीज़ आप नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बात करी है पोजीशन की। अब मैं बात कर लेता हूँ पाथ लेंथ की, भाई पाथ लेंथ क्या होती है। पिछली वाले डायग्राम में हमने ये नंबर लाइन ड्रॉ करी थी। अगर मेरी कार यहाँ पे है किसी पॉइंट पे ओ पे और ये कोई पॉइंट है मेरा पी, तो कार जो है ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक चली, तो बेसिकली उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, तो वही होती है अपनी पाथ लेंथ किसी 2 पॉइंट्स के बीच का। तो अगर वो कार जो है पॉइंट ओ से पॉइंट पी के बीच में मूव करी है तो उसका जो कुछ डिस्टेंस हुआ है वो हुआ है 6 - 0 यानी कि 6 मीटर। तो यही होती है इसकी पाथ लेंथ, यानी कि उसने अपने पूरे कोर्स ऑफ मोशन में कितना पाथ लेंथ ट्रेवर्स करी उसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस भी बोल देते हैं। पाथ लेंथ इज बेसिकली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, ये हो जाता है अपने पास। कोई फर्स्ट केस ले लेते हैं कि हमारी जो कार है वो इस नंबर लाइन पर इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में मूव कर रही है, पॉइंट ओ से पॉइंट पी के बीच में मूव कर रही है और उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है 6 मीटर। अब क्या करते हैं, अब अपनी जो कार है वो रिवर्स आती है। यहाँ पे कोई पॉइंट था आर और ये जो है नंबर लाइन पे जैसे हमने ड्रॉ किया था कि इधर जो है नेगेटिव चीजें हैं, इधर पॉजिटिव चीजें हैं, और इधर लेट्स से कि वो 4 मीटर इधर मूव कर जाती है। पहले जाती है पॉइंट ओ से पॉइंट पी, फिर वो मूव करती है पॉइंट पी से पॉइंट आर तक। जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बेसिकली ओपी प्लस पी आर। अब मेरे पास यहाँ पे जो है -1 था, -2, इस तरीके से -4 भी ये पॉइंट है
और इसी तरीके से ये +6 पॉइंट है। तो अब ये जो हम नेगेटिव चीज शो कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है इन दोनों का जोड़ेंगे तो 6 - 4 करके 2 आंसर आ जाएगा अपने पास, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। बस नेगेटिव चीज का मतलब है कि जो अपनी डायरेक्शन है वो रिवर्स हो गई है, यानी कि पहले कार मूव कर रही थी इस डायरेक्शन में ओ से पी तक, लेकिन अब कार ने क्या किया, अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर ली इस तरीके से, अब वो मूव कर रही है पी से आर तक। सो बस डायरेक्शन मूव करी है, लेकिन हम डिस्टेंस के केस में क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास, लेट से पहले केस में था 6, लेकिन अब दूसरे केस में पी से आर तक टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे था 6, यहाँ पे था 4, तो ये हो जाएगा टोटल 10। तो 6 + 10 कर देंगे, यानी टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो हुआ है 16 मीटर। ये बात समझ में आ जाती है सबको? ओके, सो बात समझ में आ जाती है, सिंपल। अब हम सेकंड केस क्या ले लेते हैं इस चीज में। सेकंड केस मेरा हो जाता है कि लेट से, ये तो अपने पास केस फर्स्ट था कि कार इधर से इधर गई और फिर इधर से इधर चली गई, सिंपल। सो अब मैं क्या ले लेता हूँ केस नंबर, कि ये जो मेरे पास है एक मेरे पास वो है, ट्रायंगल है, लेट से कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर रोड, इस तरीके से रोड है। अब जो कार है वो पॉइंट इससे मूव करती है इधर, फिर इस पॉइंट से मूव करती है इधर, और इस पॉइंट से मूव कर जाती है इधर। तो बेसिकली क्या, एक कार एक ट्रायंगल फॉर्म में मूव कर रही है। तो हम यहाँ पे अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है वो किस तरीके से निकालेंगे, सिंपल, वो इस ट्रायंगल का सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। लेट से ओ है, ये पी है, ये क्यू पॉइंट है, और ये वापस से ओ पॉइंट पर आ जाती है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लेट से कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, ये 6 मीटर था, ये भी 6 मीटर था, ये भी 6 मीटर था। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 6 × 3 18 मीटर वो कार जो है मूव कर गई। ये तो हो गया है अपना डिस्टेंस, या फिर इसे हम बोल सकते हैं पाथ लेंथ कितनी हुई। सो अब यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी है जो आती है, आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इजी रहेगा आपके लिए पढ़ने में भी। तो डिस्प्लेसमेंट एक और क्वांटिटी है जिसको हम यूज करते हैं चेंज इन पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका हम यूज कर रहे हैं किसी पोजीशन ऑफ कोई भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है हम उसका चेंज निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट हम यूज कर रहे हैं। और जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम डिनोट करते हैं डेल एक्स के साथ, और लेट से कि कुछ टाइम में वो डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रही है बॉडी, तो ले लेते हैं डेल टी, जिसको हम लिख सकते हैं टी चेंज होता है T2 - T1 स्मॉल चेंज होता है। इसी तरीके से जो डेल एक्स है ये भी स्मॉल चेंज है अपने पास, इसको भी हम लिख सकते हैं x2 - x1। तो बेसिकली ये क्या है, ये है चेंज है इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच में। सो दिस इज चेंज बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। सो अगर अब मेरे पास x2 बड़ा है तो जो डेल एक्स क्या है वो हो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन अगर x2 मेरे पास क्या है, छोटा है, लेट से x2 मेरे पास ग्रेटर देन x1 है, तो मेरे पास जो डेल एक्स है वो हो जाएगा मेरे पास पॉजिटिव। लेकिन अगर x2 लेस देन x1 है तो मेरे पास जो डेल एक्स की वैल्यू है वो हो जाएगी नेगेटिव। यहाँ पर ये जो डेल एक्स है, ये जो चेंज है, इसी को ही हम बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पर बोल रहे हैं। इसकी भी बात हम रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में ही कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम चैप्टर में स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें भी जो मोशन है वो भी सिंपल एक लाइन में हो रहा है, तो वो डाउनवर्ड भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास दो तीन डायरेक्शन है जिसके बीच में डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो हम वही केस ले लेते हैं कि अपने पास एक नंबर लाइन है यहाँ पर, और जो ऑब्जेक्ट है, ओरिजिन है, सॉरी, जो ओरिजिन है वो यहाँ पर है, कोई +1 2 3 इस तरीके से है, यहाँ पर -1 है, -2 है और -3 है। तो डिस्टेंस में तो हम क्या कर रहे थे कि जो टोटल डिस्टेंस था वो हम ऐड कर दे रहे थे और अपने पास वैल्यूज आ जा रही थी। लेकिन यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट में हम क्या कर रहे हैं कि हम जो है वैल्यूज को इस तरीके से नहीं रख रहे कि मेरे पास 0 से मैं गया 3 पर, अगर लेट से कोई कार लेकर मैं 0 से 3 पर गया, तो अब मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हो गया 3 - 0 3 ले लिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं कार लेकर वापस यहाँ पे आ जाता हूँ तो मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हो जाएगा मेरे पास -3। यानी किस तरीके से, अब मैं आपसे अच्छे से समझाता हूँ। मेरे पास जब मैं बेसिकली पॉइंट ओ पर था और मैं पॉइंट पी पर गया, लेट्स से पॉइंट पी है, तो जो ओपी पॉइंट है वो डिस्टेंस, यहाँ पे हम अगर मैं आपको समझाऊं इस तरीके से, जो डिस्प्लेसमेंट है वो है मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है कि हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी ले रहे हैं और प्लस यहाँ पर डायरेक्शन भी ले रहे हैं। तो इस वजह से जो मैग्नीट्यूड है वो तो है 3, लेकिन इसकी हम डायरेक्शन को डिनोट करते हैं प्लस के साथ और माइनस के साथ। अगर वो इस तरीके से मूव कर रही है तो हम डायरेक्शन ले लेते हैं पॉजिटिव, लेकिन अगर वो पीछे बैकवर्ड मूव कर रही है तो हम डायरेक्शन लेते हैं नेगेटिव। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब हम ऐड करते हैं तो डायरेक्शन को भी कंसिडर करते हैं। इस वजह से जब ओपी को मैं लिखूंगा कि ओ से बॉडी पी तक गई, तो उसको लिखेंगे हम
+3 मीटर वो मूव करी, लेट्स से मीटर में है सारी यूनिट्स, तो +3 मीटर वो मूव करी। लेकिन अगर वो वापस आई P से O तक, तो अब जो डायरेक्शन हो गई है वो हो गई रिवर्स। तो रिवर्स को शो करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, माइनस साइन पुट कर देता हूँ और ये हो जाएगा -3 मीटर। तो अगर मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो वो हो जाएगा मेरे पास OP + PO, तो वो हो जाएगा मेरे पास 3 - 3 यानी कि 0, क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्शन भी ले रहे हैं, बेसिकली हम प्लस करते हैं लेकिन यहाँ पे -3 होने होता है PO, इस वजह से हो जाता है मेरे पास 3 - 3 वो आ जाता है 0। सो अगर मैं देखूं कि अगर मैं किसी पॉइंट पर खड़ा हूँ, मैं वहां से घूम फिर के पूरा, मैं ग्राफ पे ले लेता हूँ, अगर मैं इस पॉइंट पर हूँ, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ पे चला इस तरीके से पूरा घूम घाम के वापस इस जगह पे आ गया, तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो गया बेसिकली 0। तो आपने वर्क डन भी पढ़ा होगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं नेक्स्ट स्लाइड कर रहा हूँ। सो आपने जो वर्क डन पढ़ा होगा, वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरे पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सबको पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर कोई कुली है वो सामान बोझ उठा के घूम फिर के वापस उस जगह पर आ जाता है, तो बेसिकली उसका वर्क डन हो गया 0। तो इस बात के लिए तो कुली को पैसे ही नहीं मिलने चाहिए कि भाई उसने तो कुछ काम ही नहीं किया, वर्क ही नहीं किया। लेकिन बेसिकली ये जो वर्क डन 0 हुआ है ये फिजिक्स की लैंग्वेज में हुआ है, लेकिन रियल लाइफ में वो यूज नहीं करेंगे हम वो तरकीब। तो ये बेसिकली फिजिक्स की लैंग्वेज में जो वर्क डन है वो 0 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है अगर वो पुली घूम फिर कर वापस उसी जगह पर आ जाए। तो इस वजह से हम वहाँ पर डिस्टेंस कंसिडर कर रहे थे, लेकिन फिजिक्स में हम डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करते हैं वर्क डन के केस में भी। तो ये होता है बेसिकली डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का, कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपना मे और मे नॉट बी इक्वल टू द पाथ लेंथ ट्रेवर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है अपना वो इक्वल हो सकता है पाथ लेंथ के भी, और वो नहीं इक्वल भी हो सकता, लेकिन वो पाथ लेंथ से कभी ज्यादा नहीं हो सकता। यानी कि जैसे मैं पिछले केस में देख रहा था कि पाथ लेंथ मेरी O से P तक थी 3 मीटर, तो जब वो डिस्प्लेस करी बॉडी O से P तक तब तो इक्वल हो गया, लेकिन जब वो वापस आई बॉडी तो डिस्टेंस हो जाएगा 6 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। सो यही होता है अपने पास डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। सो होप सो आपको समझ में आएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है। सो हम नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। कुछ एक छोटा सा केस ले लेते हैं हम यहाँ पर, कि लेट्स से कि एक कोर्स ऑफ मोशन है मेरे पास, तो वहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो सकता है, बट पाथ लेंथ 0 नहीं हो सकती। ये अभी हमने पढ़ा कि पाथ लेंथ कैन नेवर बी 0। वो केस अलग है कि बॉडी मूव ही ना करे, लेकिन अगर कोई मूवमेंट हुआ है बॉडी में तो पाथ लेंथ, ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट भी आ जाता है, IIT JEE मेंस में आते हैं ऐसे क्वेश्चन कि पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन बताइए, किस तरीके से होता है, क्या होता है। काफी पहले आया था, इस समय तो इस तरीके के क्वेश्चन शायद नहीं आ पाएंगे, कि जो पाथ लेंथ है दैट कैन नेवर बी 0 बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। सो इस तरीके से दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए मुझे कि आपको पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या क्या डिफरेंस नजर आते हैं। सो आप अपना ऑडियो ऑन करिए और बताइए। So path length can never be 0 and displacement can be 0. ये तो ठीक है, लेकिन और ये तो पॉइंट मैंने ही बता दिया, और आपको पॉइंट क्या समझ में आता है? नहीं सर, और बता रहा हूँ सर। जो पाथ लेंथ होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है और जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। सर जो पाथ पाथ, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। चलो ठीक है, काफी सही पॉइंट्स थे। तो ये हमें याद रखना है कि पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो इन्हीं के बेसिस पर हम आगे बढ़ेंगे। हम जब निकालेंगे स्पीड निकालेंगे, हम जब वेलोसिटी निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे हम यहाँ पर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और हम इम्पैक्ट निकालेंगे, और हम निकालेंगे यहाँ पर मोमेंटम निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। सो इन सब चीज़ों में स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, ये सब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए शुरुआत से ही, क्योंकि ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं फिजिक्स में जो आनी चाहिए और आगे भी काम आएंगी 12th में भी, और बाकी आप इंजीनियरिंग करेंगे वहाँ पे भी आपको काम आएंगी। सो आज के लिए मैं सोच रहा था इतना ही रखते हैं। तो आप बताइए कि कंटिन्यू रखें या फिर इतना ही रखें आज के लिए। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने कल डिफरेंशिएशन पढ़ा, उसके आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए या नहीं? ओके, सो वी शुड कंटिन्यू। सूरज का सवाल आया है, रिया क्या कह रही हैं? ओके, प्रैक्टिस किया आपने। सो आज लगता है स्टूडेंट्स काफ़ी आए नहीं हैं, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ रही है उन्हें ज्वाइन करने में। सो हम जो कंटिन्यू करते हैं। सो हमने जो है मोशन के बारे में हमने पढ़ा
कि कोई भी बॉडी है वो अगर किसी एक पॉइंट पर बस बैठी हुई है, मतलब कुछ मूव नहीं कर रही, लेट्स से मेरे पास यही कार है, कार मैंने क्या कर रखा है, स्टिल है, रास्ते पर बस खड़ी हुई है, कुछ नहीं कर रही है, सो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो हो गया, डिस्टेंस भी जीरो हो गया, तो बेसिकली इसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन लेट्स से कि अगर मेरे पास ये जो कार है ये कुछ डिस्टेंस मूव करा है इसने यहाँ तक और ये यहाँ पे स्टिल हो गई। अब स्टिल को हम किस तरीके से देख रहे हैं, या फिर वो मूव करी तो वो किस तरीके से देख रहे हैं, हम बेसिकली उसे टाइम के फ्रेम में देख रहे हैं कि उसने कुछ डिस्टेंस मूव किया करा इतने टाइम में, लेट्स से वो 2 मीटर चली और 2 सेकंड में उसने 2 मीटर कवर करा। अब वो क्या हो कर रहा है, उस 2 मीटर जाने के बाद वो स्टिल हो गई। अब वो कितने टाइम तक स्टिल है, लेट्स से 10 मिनट तक वो स्टिल ही है। अब फिर वो यहाँ पे मूव करती है, कुछ डिफरेंट वेलोसिटी से हो सकता है, कुछ डिफरेंट स्पीड से वो मूव करे, लेट्स से वो 3 मीटर मूव करने लगी है 2 सेकंड के केस में, इतनी उसकी उसने स्पीड पकड़ ली कि अब वो 3 मीटर मूव कर रही है 2 सेकंड में, फिर वो वहाँ जाके स्टिल हो जाती है। सो अब अगर मैं इस चीज़ का, ये जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा, इसका मैं यहाँ पे ग्राफ देखता हूँ, ग्राफ किस तरीके से आएगा। ग्राफ बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम ग्राफ की मदद से सॉल्व कर देते हैं। सो ये मेरे पास ग्राफ है। सो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लेते हैं, क्योंकि मेरे पास दो ही क्वांटिटी हैं, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। जब हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था आपको पता था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो वो आएगा स्लोप, वो हमें वेलोसिटी बताता है, उसका भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, देखेंगे काफ़ी जब हम एडवांस मॉड्यूल में जाएंगे। तो अब ये चीज़ें आपको फिर एकदम स्टेप्स पर होनी चाहिए कि स्लोप से क्या आएगा, एरिया से क्या आएगा, इस तरीके से। सो बॉडी जो थी वो शुरुआत में 0 पॉइंट पर थी, वो 2 मीटर पर 2 सेकंड से मूव करने लगी, यानी कि अगर ये 2 है, ये 4 है, ये 6 ले लेता हूँ यहाँ पे, डिस्टेंस को अभी के लिए हटा के इधर लिखते हैं, और वो कुछ 2 सेकंड, यहाँ पे 4 सेकंड, 6 सेकंड, इस तरीके से वो काम कर रही है। और लेट से कुछ 10 मिनट का भी गैप ले लेते हैं यहाँ पे, 10 मिनट बाद वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट्स हैं। तो अब बॉडी ने क्या किया, 2 मीटर मूव करी है 2 सेकंड में, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आ गया, एक स्ट्रेट लाइन आई अपने पास। फिर वो क्या करे, बॉडी 10 मिनट के लिए स्टिल हो गई। अब 10 मिनट तो टाइम तो खिंच रहा है, लेकिन बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है 0, लेट से 10 मिनट यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। अब बॉडी क्या करती है, फिर जो है 3 मीटर मूव करती है 2 सेकंड में, सो 2 + 3 हो जाएगा 5, तो लेट से 2 सेकंड यहाँ पे हुए, 2 सेकंड में 5 मूव करी। सो ये बेसिकली अपने पास ग्राफ आया कुछ, ये जो हमने ड्रॉ सिचुएशन ली थी इस चीज़ का ग्राफ आ गया अपने पास, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर जो बॉडी मूव कर रही है वो कर रही है यूनिफॉर्मली, इस यहाँ से यहाँ तक बस, इसके बाद तो वो स्टिल हो गई, खैर 0 डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका उस इतने से टाइम के लिए। तो यहाँ पर जो बॉडी मूव करी है वो करी है यूनिफॉर्मली मूव, और इसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। सो अगर मेरे पास जो बॉडी है वो अगर यूनिफॉर्मली मूव करे, यानी कि बोल सकते हैं हम कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट लेते हैं हम, सॉरी, कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू WRT, ये शॉर्ट फॉर्म होती है विद रिस्पेक्ट टू की, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि वो जितना डिस्प्लेसमेंट मूव कर रही है वो टाइम के हिसाब से स्पीड उसकी कांस्टेंट आती जा रही है, इसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और अगर अपनी बॉडी मूव ही नहीं कर रही तो हम इसे बोलते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी है, किसी एक पॉइंट पर है। तो अगर मैं यहाँ पर स्पीड निकालता हूँ, तो स्पीड आपको सबको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में स्पीड निकालूंगा तो डिस्टेंस तो यहाँ पे सेम ही है, तो चेंज इन जो डिस्टेंस हो वो तो हो जाएगा 0, और चेंज इन टाइम कुछ आएगा, लेट्स से t, तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा 0/t आ गया, वो आ जाएगा 0, तो स्पीड बेसिकली 0 हो जाती है, और वो ऑब्जेक्ट क्या है अपने पास, स्टेशनरी है। तो इस तरीके से फिर यहाँ पे आता है अपने पास ये वाला केस, यहाँ पे ये बॉडी सेम यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रही है, और बेसिकली ये भी अपने पास यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। सो हमने यहाँ पे जो दो चीज़ें देखी वो देखी कि अपने पास एक चीज़ होती है यूनिफॉर्म मोशन, और एक चीज़ होती है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो कुछ भी किसी भी तरीके से कोई भी, ये जो हमने ग्राफ बनाया जरूरी नहीं है कि हर किसी का यही ग्राफ आ जाए, किसी का कुछ डिफरेंट ग्राफ भी आ सकता है। लेट्स से कि मेरे पास कोई कार थी, अब वो इस तरीके से मूव कर रही है कि ये उसका ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम का, है ना, मतलब चीज जो है वही कि ग्राफ है अपने पास, लेकिन अब वो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो बेसिकली ये है क्या, ये अपने पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यानी कि जो स्पीड है या फिर वेलोसिटी है वो क्या बेसिकली क्या कर रही है, चेंज कर रही है, मतलब अंधाधुंध तरीके से किसी भी तरीके से वो चेंज हो रही है, तो ये अपने पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन आ जाता है यहाँ पे। सो अब हमने पिछली बार पढ़ा था कि जो स्लोप वाला फॉर्मूला होता है या फिर जो डेरिवेटिव होता है उसकी मदद से हम किसी बॉडी का किसी पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर गिवन है।
सो लेट्स से अगर मुझे इस पॉइंट पर इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे उसका स्लोप फाइंड आउट कर लूँगा और मेरे पास जो आएगी वेलोसिटी वो सिंपल उस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं स्लोप फाइंड आउट करूँगा तो उस पॉइंट पर उसकी वो वेलोसिटी हो जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट आता है निकल कर, अब वो कंसेप्ट निकल कर आता है एवरेज वेलोसिटी का और एवरेज स्पीड का। सो आप क्या समझते हैं इन दोनों चीज़ों से, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी? ओके, तो सूरज का क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड आउट स्लोप। सो आपने मैथमेटिक्स में सूरज स्ट्रेट लाइन पढ़ा है? सूरज अपनी आप ऑडियो ऑन कर सकते हैं। आपने मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन पढ़ा है? तो सूरज ये मैथमेटिक्स में शायद दीपांशु सर ने कवर किया था अभी पीछे ही, तो कुछ दिन पहले। उसमें चलो थोड़ा बहुत मैं भी यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से स्लोप फाइंड आउट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पोर्शन है वैसे। तो अगर मेरे पास ये कोई स्ट्रेट लाइन है, लेट्स से दिस, मेरे पास कोई भी स्ट्रेट लाइन है और मुझे इसका स्लोप फाइंड आउट करना है। मेरे पास स्लोप फाइंड आउट करने के मेथड होते हैं कि लेट्स से ये वाला जो पॉइंट है मेरे पास ये y2, y1 है, सॉरी x2, y2 है ये पॉइंट, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है कुछ x1, y1 है। तो लेट्स से ये वाला पॉइंट मेरे पास है x1, ये वाला पॉइंट है x2 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट है मेरा y1 और ये वाला पॉइंट है y2। अब मुझे इस लाइन की अगर मुझे स्लोप फाइंड आउट करनी है, इस स्ट्रेट लाइन की, ये मेरे पास कोई भी ग्राफ है x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सिंपल स्लोप को मैं m से डिनोट कर देता हूँ और स्लोप हो जाती है मेरे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैं यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, बस थोड़ा बहुत पोर्शन में समझा दे रहा हूँ। तो डिटेल में आप स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा या फिर दीपांशु सर की वीडियो जो रिकॉर्डेड भेजी गई होगी वो आप देख लीजिएगा। तो स्लोप इस तरीके से निकालते हैं हम। बाकी जो हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा, ये मैं क्या करूँगा, डी वाई बाई डी एक्स कर दूंगा। डी वाई बाई डी एक्स अब क्या है, बेसिकली यहाँ पे जो अपना वाई है वो है डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे जो टाइम है वो है मेरे पास एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे मैं डी एक्स ओवर डी टी कर दूंगा स्लोप निकालने के लिए इस वाले केस में, और ये मेरा दे देगा मुझे वेलोसिटी। सो अब बेसिकली क्वेश्चन आता है कि मैं इसको किस तरीके से निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो मुझे पता होगा कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू किस तरीके से टाइम के अनुसार चेंज हो रही है। हो सकता है क्वेश्चन में दे दे कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका टाइम के साथ इस तरीके से वेरी कर रहा है, टी स्क्वायर प्लस टी के हिसाब से वेरी कर रहा है ना, कुछ टी सेकंड के लिए। अब आपको वेलोसिटी निकालनी है इस चीज़ की, क्वेश्चन में दे दिया कि डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन ये है, इस तरीके से वेरी कर रहा है, तो आप किस तरीके से निकालोगे। लेट्स से उसने बोला कि टाइम 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में आप वेलोसिटी निकालिए, क्या क्या आएगी। तो अब आपको निकालनी है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इसको डी एक्स बाई डी टी कर दो, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी, इसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिजिक्स में हमने अभी डिफ्रेंशिएशन पढ़ाई है, तो ये आ जाएगा अपने पास 2t प्लस 1। ओके, सो अब हमें क्या गिवन है कि हमें गिवन है कि टाइम 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर एक बार 4 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 2 जा 8 प्लस 1 यानी कि 9। एक बार 2 पुट कर देंगे इधर, तो हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 1 5। तो बेसिकली मेरे पास जो वेलोसिटी है टाइम 4 सेकंड पे वो है 9 और वेलोसिटी टाइम 2 सेकंड पे है वो है 5। तो अब पूछा है कि इन दोनों के बीच में, इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड के बीच में कितनी वेलोसिटी होगी, तो माइनस कर देंगे तो हो जाएगी 4। तो इस टाइम पीरियड से इस टाइम के पीरियड में अपनी वेलोसिटी हो जाएगी 4। जो भी अपनी यूनिट्स गिवन होंगी मीटर पर सेकंड में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम ये कंसेप्ट यूज करते हैं स्लोप का, स्लोप निकालकर वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए। तो अभी हम बेसिकली पढ़ने वाले थे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। सो मैं फास्ट तो नहीं चल रहा ज्यादा, कभी आपको समझ में नहीं आ रही हूँ चीजें? नो सर, इट इज ओके। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, एवरेज वेलोसिटी के साथ कंटिन्यू कर लेता हूँ। सो जब अपना ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, सो जो उसकी जो पोजीशन है वो टाइम के हिसाब से चेंज हो रही होती है, बट कितनी तेजी से वो चेंज हो रही है टाइम के हिसाब से और किस डायरेक्शन में हो रही है, तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम एक टर्म डिटरमाइन करते हैं, वो होती है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है अपने पास, वो डिफाइन करते हैं चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल इन विच द डिस्प्लेसमेंट अकर। यानी कि जो अपना एवरेज वेलोसिटी है वो हो जाएगी अपने पास कि कितना डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया, यानी कि डेल एक्स ओवर डेल टी। यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होता है मेरे पास x2 माइनस x1 और चेंज इन टाइम हो जाएगा मेरे पास t2 माइनस t1। तो यही होती है मेरे पास एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं v बार से। v वेलोसिटी, v बार हो गया एवरेज वेलोसिटी। और यहाँ पर जो x2 और x1 है ये पोजीशन है उस ऑब्जेक्ट की एट टाइम t2 और t1 रिस्पेक्टिवली।
तो जैसा कि मैंने ग्राफ आपको समझाया था, लेट्स से कि मेरे पास अगर 2 पॉइंट है यहाँ पर x2 और x1, y2 और y1, तो यहाँ पर जैसे टाइम है, लेट्स से इसी ग्राफ को ले लेते हैं। थोड़ा मैं चलो नया ग्राफ बना देता हूँ। सो लेट्स से मेरे पास ये ग्राफ है, यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं टाइम शो कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास कोई डिस्प्लेसमेंट है x1, यहाँ पे है x2, और यहाँ पर मेरे पास कोई टाइम है t1, यहाँ पर है t2। तो अगर मैं इन दोनों को प्लॉट करूँगा तो कुछ ऐसा आएगा। सो इस तरीके से मेरे पास ये 2 पॉइंट ऑब्टेन होते हैं। तो अगर मुझे इन दोनों के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल x2 माइनस x1 करूँगा, t2 माइनस t1 करूँगा और इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, मेरे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। यहाँ पर जो x2 है वो हो जाएगा फाइनल डिस्टेंस, फाइनल पॉइंट, और ये हो जाएगा इनिशियल पॉइंट। इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा इनिशियल टाइम और ये हो जाएगा मेरे पास फाइनल टाइम। सो यही इसी तरीके से हम यहाँ पर करते हैं। एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट यही है। ये चीज़ आप अपने शब्दों में नोट डाउन कर लीजिए। सो आपने होप सो ये नोट डाउन कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जो भी अपने शब्दों में से लिख लिया होगा। सो हम बेसिकली अब देख लेते हैं कि वेलोसिटी को हमने किस तरीके से निकाला था। जैसे कि हमने इस वाले पोर्शन में वेलोसिटी को निकाला था, इसी तरीके से हम वेलोसिटी निकालते हैं। हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो गिवन होता है किसी फंक्शन टी में, जैसे यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में वो फंक्शन गिवन था और हमने उसको डिफरेंशिएट किया और हमने वेलोसिटी निकाल ली। ये तरीका भी है एवरेज वेलोसिटी निकालने का, और ये वाला तरीका भी है एवरेज वेलोसिटी निकालने का। यहाँ पर जो डेल एक्स बाई डेल टी है से हम डी एक्स बाई डी टी भी लिख सकते हैं, और ये बेसिकली डिफरेंशिए डेरिवेटिव बोलते हैं एक तरीके से हमेशा, और इस तरीके से भी हमारी एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। अब एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो अपनी होती है वेक्टर क्वांटिटी, वो अपनी डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कि डिस्प्लेसमेंट का साइन किस तरीके का है। तो एवरेज वेलोसिटी अपनी जीरो भी हो जाती है, अगर अपने पास डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई अगर अब चलता है घूम फिर के उसी जगह पे आ जाएगा, तो यहाँ पे जो इस पॉइंट की घूमने के बाद वापस जब आया तो इस पाथ की जो एवरेज वेलोसिटी है वो जाएगी जीरो। तो ये डिपेंड कर रही है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है। अगर मैं देखूं पॉजिटिव किस तरीके से होगी, तो पॉजिटिव के लिए जो ग्राफ है वो इस तरीके से आ जाएगा कि अगर ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है, टाइम मेरे पास यहाँ पे है, तो जो वेलोसिटी का ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, पॉजिटिव एवरेज वेलोसिटी। अब पॉजिटिव जो एवरेज वेलोसिटी है वो अपनी नेगेटिव भी हो सकती है, यानी कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेट्स से कि बॉडी अपनी यहाँ पर थी जीरो, कुछ पॉइंट ये था, बॉडी मूव करती है, नंबर लाइन ले लेता हूँ मैं, लेट्स से ये नंबर लाइन है, ये पॉइंट है ओरिजिन, यहाँ पे हम 3 तक गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपना पॉजिटिव है। अभी तक डिस्प्लेसमेंट क्या था, बढ़ रहा था, तो जो अपनी एवरेज वेलोसिटी है वो भी बढ़ रही है। लेकिन अब क्या होता है, केस डिफरेंट हो जाता है जब बॉडी रिवर्स मारती है, अब 3 से वापस आ रही है, तो लेट्स से वो 2 पॉइंट पर पहुंचेगी पहले, फिर 1 पर आएगी, फिर 0 पर आएगी। तो धीरे धीरे जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेट्स से कि बॉडी 3 से वापस मुड़ी 2 पर पहुंची, तो डिस्प्लेसमेंट कितना बच गया, डिस्प्लेसमेंट बच गया 2। अब बॉडी अगर 1 पर आएगी धीरे धीरे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना बचेगा, वो बचेगा 3 माइनस 2 यानी कि 1, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 1। तो धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, पहले 3 था, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ। तो उसका ग्राफ किस तरीके से शो करेंगे, उसका ग्राफ हो जाएगा इस तरीके से कि यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी है वो अपनी डिक्रीज कर रही है। लेकिन अब एवरेज वेलोसिटी अपनी कांस्टेंट भी हो सकती है, कब, जब डिस्प्लेसमेंट जो है कांस्टेंट है। हमने पीछे केस देखा था, इस वाले केस में यहाँ पर जो बॉडी थी वो मूव ही नहीं कर रही थी, स्टेशनरी थी, तो यानी कि बॉडी जो है रेस्ट पर है और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेरी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी वो भी अपनी कांस्टेंट आ जाएगी उस केस के लिए, या फिर बोलेंगे जीरो ही आ जाएगी। तो ये वाला केस हो जाता है ये। तो यहाँ पर जो है एवरेज वेलोसिटी जो है वो है पॉजिटिव, यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी है नेगेटिव, और यहाँ पर थर्ड वाले केस में जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो एट रेस्ट पर आ जाएगी, जीरो ही आ जाएगी। तो इसे भी आप अपनी भाषा में नोट डाउन कर लीजिए। सो आप लोगों ने ये अपनी भाषा में नोट डाउन कर लिया होगा। तो हम यहाँ पर अब देख लेते हैं यूनिट्स एवरेज वेलोसिटी क्या होती हैं, या फिर वेलोसिटी की ही यूनिट्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी की यूनिट्स देखते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी होती है अपनी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब डिस्प्लेसमेंट जो था, हम देख रहे थे कि डिस्प्लेस कर रही है बॉडी, कोई चेंज इन मोशन हो रहा है इधर से, लेट से पॉइंट ओ से पॉइंट पी तक, तो वो उसकी यूनिट मीटर हो जाएगी, और जो टाइम है उसकी यूनिट होती है सेकंड, तो इसकी यूनिट हो जाती है मीटर पर सेकंड। अब इसकी यूनिट फिर कुछ भी हो सकती है, किलोमीटर्स में हो सकता है, ये सेकंड टाइम आवर्स में हो सकता है, तो CGS यूनिट, MKS यूनिट्स कुछ भी हो सकती है। सो अब हमने जब एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़ लिया, फिर उसके बाद एक कंसेप्ट निकल कर आता है एवरेज स्पीड का।
तो जब हमने एवरेज वेलोसिटी देख ली तो अब हमें एवरेज स्पीड की क्यों जरूरत पड़ी, हमने ऐसा भी क्या हुआ कि एवरेज स्पीड हमें निकालनी पड़ी। तो बेसिकली क्या हुआ कि जब हम एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे थे तो हमने देखा कि हम कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, और हमने डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टी भी देखी है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो भी हो सकता है, वो नेगेटिव में भी जा रहा था, मतलब वो एक तरीके से वेक्टर क्वांटिटी और साइन के ऊपर डिपेंड कर रही थी। तो अगर बॉडी जो है इस तरीके से पॉइंट ओ से पॉइंट पी पर जाती है और फिर पॉइंट पी से किसी पॉइंट आर पर आ जाती है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो बिल्कुल ओ से आर के बीच वाला ही रह गया। लेकिन अगर हम मुझे स्पीड चाहिए ओवरऑल पाथ लेंथ की, कि बॉडी ओ से पी गई फिर पी से आर गई, तो टोटल जो डिस्टेंस था उस पर कितनी उसकी स्पीड रही है, वेलोसिटी रही। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एवरेज स्पीड का कंसेप्ट लाता हूँ। तो एवरेज स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका मतलब होता है टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो आप लोगों को पता ही है कि जो पाथ लेंथ है हमारी वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो सकती है और बराबर भी हो सकती है, लेकिन हम उसमें जो ऑब्जेक्ट टोटल जितना भी वो घूमा है तो हम टोटल उसका वो ले लेते हैं कि कितनी लेंथ उसने कवर करी है और डिवाइड कर देते हैं हम उसे टोटल टाइम से, और वो आ जाता है मेरे पास एवरेज वेलोसिटी। सो इसकी भी ऑब्वियसली यूनिट्स जो है सेम ही रहती हैं, मीटर पर सेकंड ही रहेगी, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, टाइम की सेकंड, और इसे किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं, कुछ भी हो सकती है यूनिट। तो ये भी आप अपनी भाषा में नोट डाउन कर लीजिए कि एवरेज स्पीड क्यों आई और क्या होता है इसका फॉर्मूला, और यहाँ पर ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला गिवन है। सो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं कि क्या अपनी जो एवरेज स्पीड है और अपने पास जो एवरेज वेलोसिटी है क्या वो कभी इक्वल हो सकती हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल इक्वल हो सकती हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पाथ लेंथ के भी इक्वल हो सकता है, लेकिन पाथ लेंथ से कभी ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी कि जो एवरेज स्पीड है वो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल तो हो सकती है, लेकिन जो एवरेज वेलोसिटी है वो कभी भी एवरेज स्पीड से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती। तो यही हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो वो उसी तरीके से हमारे पास आंसर आ जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एवरेज स्पीड है वो हम निकाल रहे हैं कि बॉडी जो है किसी या तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है या फिर कंटिन्यूसली मूव कर रही है, तो अपने पास जो पाथ लेंथ है ऑब्वियसली ज़्यादा आ जाती है। लेकिन एवरेज वेलोसिटी के केस में बस हम डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, तो यहाँ से लेके बस यहाँ तक का डिस्टेंस हम मेजर कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, और इसलिए एवरेज वेलोसिटी कम हो जाती है एवरेज स्पीड से। सो यहाँ पे हम एक एग्जांपल न्यूमेरिकल ले लेते हैं। सो जल्दी से जल्दी इसे कवर करेंगे न्यूमेरिकल, क्योंकि इजी न्यूमेरिकल है वो। सो एक लेट से क्वेश्चन है मेरे पास कि एक कार है, अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सो इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट पी इन 18 सेकेंड। तो जो हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे, एक मिनट मैं उस फिगर ले लेता हूँ कि मेरे पास ये एक नंबर लाइन है, यहाँ पर कोई कार है, ओरिजिन हो गया मेरे पास पॉइंट, यहाँ पे 40 हो गया, 80 हो गया, 120 हो गया, इस तरीके से पॉइंट है। यहाँ पर कोई क्यू लेट से 240, और पॉइंट है मेरे पास यहाँ पे पी, वो है मेरे पास 360। ये मीटर्स में गिवन है जो नंबर लाइन है, और पीछे ही मेरे पास एक पॉइंट आ रहा है आर जो है माइनस का 120, और इस तरीके से -40 -80 इस तरीके से यहाँ पर भी मूव हो रहा है -160। सो मेरे पास ये एक्स एक्सिस है। सो मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है सी कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन से ओ टू पी। तो कार जो है वो मेरे पास ओ से लेके पॉइंट पी तक मूव कर रही है, सो इन 18 सेकेंड्स। तो ओ से पी तक वो मूव कर रही है 18 सेकेंड्स में। फिर वो रिटर्न वापस आ रही है पी टू क्यू इन 6 सेकेंड्स। पी से क्यू वो वापस आ गई 6 सेकेंड्स में। सो अब हमें बताना है व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो हमें दोनों चीज डिटरमाइन करनी है, एवरेज वेलोसिटी भी और एवरेज स्पीड भी कार की। सो पहला केस ले लेते हैं कि जो कार है वो ओ टू पी जा रही है बस, तो ओ टू पी के केस में हमें एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है और एवरेज स्पीड भी निकालनी है। फिर दूसरा केस ले लेते हैं फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू, कि जो वापस जो कार है वो पहले तो ओ टू पी जा रही है और फिर जा रही है वो पी से क्यू तक। तो इन दोनों केस के लिए हमें एवरेज स्पीड भी निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है। इसे कोशिश करिए आप करने की। 10 मीटर पर सेकंड। रिपीट करिए आप अपने आंसर को। एवरेज वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। हाँ, एवरेज वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। कौन से केस में, फर्स्ट केस में, सेकंड केस में? सेकंड केस में। सेकंड केस में आपने एवरेज वेलोसिटी निकाली है 20 मीटर पर सेकंड। सेकंड केस में मैंने एवरेज वेलोसिटी निकाली 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर और एवरेज एवरेज स्पीड निकाली है 280 अपॉन 24।
80/24 या फिर 480/24? Sir, it's 480/24. ओके, सो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी फिर यहाँ से? सर एवरेज स्पीड ही तो बता रही हूँ, 480/24 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो उसे हम देख लेते हैं किस तरीके से करना है। सो यहाँ पर मेरे पास जो फर्स्ट केस था उसमें हम O से P तक जा रहे हैं, तो एवरेज वेलोसिटी के केस में क्या होगा कि फॉर्मूला लगा देंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का। तो ये हो जाएगा मेरे पास 360 - 0 और टाइम है मेरे पास गिवन 18। तो ये जो वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी मेरे पास 20 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी। अब अगर मुझे इसी केस में एवरेज स्पीड भी फाइंड आउट करनी है तो वो जाएगी मेरे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मेरे पास यहाँ पर 360 गिवन है, टाइम भी 18 है। तो यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी है और एवरेज स्पीड है दोनों बराबर आ गई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम है। लेकिन केस नंबर 2 में अब देखते हैं क्या हो रहा है कि हमें OP पे जा रही है कार, फिर वापस P से Q आ रही है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। O से P तक डिस्प्लेसमेंट था 360, जब वो P से Q आई तो डायरेक्शन चेंज हो गई, तो हम यहाँ पे माइनस साइन ले लेंगे और ये हो जाएगा 360 - 240, तो ये हो जाएगा 120 मीटर्स। तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा ये। और जो टाइम है वो हो जाएगा अपने पास, O से P तक का टाइम था 18 और P से Q था 6 सेकेंड्स, तो हो जाएगा 18 + 6, तो ये आ जाएगा अपने पास 240 मीटर अपॉन 18 + 6 24 सेकेंड्स। तो ये टाइम हो जाएगा मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी सेकंड केस में आ गई। और अगर हम मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है सेकंड केस के लिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टोटल डिस्टेंस निकालूंगा, वो हो जाएगा 360 + 120, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे पास है 120 और यहाँ से यहाँ तक का है 360। तो ये हो जाएगा, और टोटल टाइम मेरे पास है 24, तो हो जाएगा 480/24, जिसे मैं लिख सकता हूँ 20 मीटर पर सेकेंड। सो होप सो आपको समझ में आया होगा। और आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कवर करेंगे और इंस्टेंटेनियस स्पीड कवर करेंगे, और कुछ ग्राफिकल मेथड्स भी देखेंगे कि हम किस तरीके से वेलोसिटी निकाल सकते हैं वहाँ पे। सो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद मीटिंग एंड कर देंगे।